हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड शेफ़। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था F&B मैनेजर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और जो हेड शेफ़ है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो F&B मैनेजर है और जो हमारा हेड शेफ़ है उसकी जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो थोड़ी सिमिलर सिमिलर ही रहती हैं, क्योंकि सर्विस एंड प्रोडक्शन ये अलग-अलग एरिया होते हैं जहाँ पर आपके F&B मैनेजर को सर्विस वाला एरिया देखना पड़ता है और शेफ़ जो है उसको अपना प्रोडक्शन वाला जो है एरिया देखना पड़ता है। तो जो हमारा हेड शेफ़ होता है वो किन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या होती हैं। पूरे होटल में जहाँ पर भी आपका फूड से रिलेटेड कुछ भी काम होता है, कुछ भी प्रिपरेशन चल रही होती है, उसमें आपके जो इंचार्ज होता है वो आपका हेड शेफ़ होता है। ठीक है? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा प्लानिंग वेरियस टाइप्स ऑफ मेन्यूज। अब इसमें ये ना बहुत बड़ी टॉपिक आ जाता है कि इसमें क्या हो गया कि मेन्यू को हम क्या डिस्कस करें। वेरियस टाइप्स ऑफ मेन्यू, तो वेरियस टाइप्स ऑफ मेन्यू में आपका ब्रेकफास्ट मेन्यू हो सकता है, लंच मेन्यू हो सकता है, आपका डिनर मेन्यू हो सकता है, मिडनाइट मील में हम लोग क्या दे रहे हैं, किड्स मेन्यू में क्या दे रहे हैं, वीगन क्या है, वेज क्या है, नॉन वेज कितने ऑप्शन है। फिर आपका कोई फेस्टिवल है, आप कॉफ़ी शॉप में किस टाइप का मेन्यू दे रहे हैं, आप बार में किस टाइप का मेन्यू दे रहे हैं, आपका स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में क्या है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो डिस्कशन करता है हमारा शेफ़। ठीक है? तो ये सब जो मेन्यू प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी डिसीजन लेने होते हैं वो हमारे हेड शेफ़ लेते हैं। ठीक है? सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ स्टैंडर्डाइजिंग रेसिपीज़। तो रेसिपीज़ के स्टैंडर्ड्स को सेट करना कि कितनी क्वांटिटी में 1 केजी में मैं इतने इतने क्रोज़ो बना सकते हैं, इतने में डोनट बना सकते हैं हम इस रेसिपी में। तो हर रेसिपी का स्टैंडर्ड सेट करना कि मेरे बाद में जो कोई भी आके बनाए, वो भी सेम रेसिपी को अगर फ़ॉलो करेगा तो सेम टेस्ट आएगा। ठीक है? तो इसे बोलते हैं कि हम रेसिपीज़ के स्टैंडर्ड को सेट करना। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ प्रिपेयरिंग परचेज़ स्पेसिफिकेशन फॉर ऑल फाउंडेशन इंग्रीडिएंट्स। यानी कि जितने भी हमारे फाउंडेशन इंग्रीडिएंट्स होते हैं, ठीक है? उनकी जो हमें परचेज़ करनी है कि मुझे उस ब्रांड का चाहिए है, मुझे इतनी क्वांटिटी में चाहिए है, मुझे ऐसी क्वालिटी चाहिए है, मुझे इतने दिन के अंदर में चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारी परचेज़ स्पेसिफिकेशन होती हैं हमारे इंग्रीडिएंट्स के रिगार्डिंग। तो ये भी कौन डिसाइड करता है? ये हमारा हेड शेफ डिसाइड करता है। ठीक है? फोरकास्टिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड शेड्यूलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंगली। ठीक है? अब यहाँ पे इस पॉइंट में क्या आया कि वॉल्यूम ऑफ सेल, कि हमारी जो वॉल्यूम है सेल करने की, इनको अपसेल करने की, हमारे किसी भी इंग्रेडिएंट को हम लोग सेल करते हैं, उसकी वॉल्यूम का कितनी वॉल्यूम है, कितने लोगों में हम लोग उसको मतलब सेल कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया उसको 100 लोगों के हिसाब से, लेकिन मेरी सेल मतलब 10 लोगों के हिसाब से भी नहीं हुई है। तो मुझे अपनी जो इंग्रेडिएंट है वो उसी हिसाब से बनाने हैं जिस हिसाब से मेरी सेल वॉल्यूम है। ठीक है? एंड शेड्यूलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंगली, सेम जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसी हिसाब से हम लोगों ने अपनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, बनाने की जो प्रोसेस है किसी भी इंग्रेडिएंट को, किसी भी फूड आइटम को, उसी हिसाब से हम लोगों ने उसको प्रोसेस में करना है। इज परचेजिंग किचन इक्विपमेंट एंड टूल। अब इन चीज़ों के लिए हम हेड शेफ को क्यों रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी हैव अ सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड, कि उनको ये पता है कि सपोज अगर उन्होंने 5 होटल में काम किया तो पाँचों होटल में उन्हें एक ओवन जो होता है वो अलग-अलग कंपनी का मिला हो और उन्हें मतलब बेस्ट टू बेस्ट, कोई बहुत अच्छा भी मिला होगा, कोई बहुत कम अच्छा भी मिला होगा, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी डिसएडवांटेज क्या है कि उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, कॉस्टिंग ज़्यादा हाई है, वन टाइम परचेज़ है बट उसको बाद में हम लोग मेंटेन नहीं करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं शेफ़ को ऑलरेडी पता होती है, बिकॉज़ ही ऑलरेडी हैव डन अ लॉट ऑफ work on those equipments. Okay, so next point is identifying staff requirement and employing adequate number of staff. आइडेंटिफाइंग स्टाफ रिक्वायरमेंट, कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट में मुझे कितने जो है स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास अभी हाल में कितने हैं और मुझे और कितने और चाहिए हैं, और क्यों चाहिए कि मुझे वो मैं अपने आप दिखा सकूं कि नहीं, मुझे जो इतना स्टाफ है वो मुझे क्यों चाहिए। ठीक है? मुझे प्रॉपर प्रॉपर मुझे अपने डिपार्टमेंट में स्टाफ रखना है, कितनी क्वांटिटी में रखना है, कितने लोग होने चाहिए, एक किचन में इतने होने चाहिए, इस किचन में इतने होने चाहिए, ब्रेकफास्ट में मुझे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, डिनर में किस टाइप के शेफ़ चाहिए होंगे, किस टाइप का क्लाइंटल आता है। तो उस हिसाब से जो है मैं अपनी जो स्टाफ की एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं अपने डिपार्टमेंट का फिल अप करूँगी। ठीक है? ये होता है हमारी हेड शेफ़ की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है? देन आता है हमारा असाइनिंग द राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट।
ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एशियन के शेफ को बोल दूं कि आप वेस्टर्न का फूड बनाइए, तो मैं राइट पर्सन को राइट जॉब असाइन करूंगी सो दैट मुझे भी अपने रिजल्ट मिल जाए और जो मेरा शेफ है जिसको मैंने ड्यूटीज उसकी असाइन की हुई है वो भी खुश। अब इन दी एंड जो मेरा आउटपुट आना चाहिए मुझे वो आउटपुट मिल रहा है। नाउ अनदर पॉइंट इज कंट्रोलिंग फूड लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। ये चीज जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी फूड कंट्रोलिंग पे कि मेरी जो है वेस्टेज ज़्यादा ना हो, मैं प्रॉपर क्वांटिटी में अपने प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे पास जितना हाउस काउंट है या फिर मेरे पास वॉक इन फुटफॉल कितना आता है, मुझे अगर उन चीज़ों के बारे में पता होगा तो मैं उसी हिसाब से अपनी जो डिशेज हैं वो प्रिपेयर करेंगे, उस हिसाब से मैं मीज़ा कट करूँगी। ठीक है। देन आता हमारी लेबर कोस्ट। लेबर कोस्ट में कि मुझे इतने लोग चाहिए, मुझे ऐसा नहीं कि मैंने अपने डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा भर्तियां कर ली हैं लेकिन उनका काम किसी का कुछ नहीं है, खाली खड़े हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी लेबर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हाई है। देन आती है हमारी ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट में आ गया आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड, आ गया आपकी आपको कुछ टूल्स खरीदने हैं, नाइफ हो गया, चॉपिंग बोर्ड हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी ओवरहेड कॉस्ट में आती हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों की आपकी लेबर कॉस्ट, फूड कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट को कौन मैनेज करता है? ये आपका हेड शेफ मैनेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज लेवल। की जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ये है कि सपोज मैंने कोई डिश प्रिपेयर करके दी है, अब उसमें से क्या होता है कि मेरा परचेजिंग अमाउंट निकलता है, उसमें मेरा सर्विस अमाउंट निकलता है, उसमें जो शेफ की प्रिपरेशन का अमाउंट है वो निकलता है, उसके बाद में मेरी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकलता है। तो इसमें से हमने प्रॉफिट में कौन सी डिश रखी है कि मतलब इसका कितना एक्स्ट्रा हम लोगों ने एफर्ट्स डालने हैं कि इस डिश से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, प्रॉफिट लेवल हमारा ज्यादा हो एक पर्टिकुलर डिश से, जिसकी परचेजिंग उतनी जो उसकी फूड कॉस्ट है, फूड कॉस्ट होती है कि बनाने में कितना लगा है और हमने बेचा कितने में है, वो सेलिंग प्राइस होता है। और प्रॉफिट होता है कि हमने फूड कॉस्ट को माइनस कर दो सेलिंग प्राइस से, वो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अगला पॉइंट है हमारा वेरीफाइंग स्टॉक्स एंड प्रिवेंटिंग वेस्टेज। ठीक है। अब सपोज क्या होता है कि हर होटल में ना अपना पार स्टॉक मेंटेन करके रखा जाता है कि लास्ट मोमेंट पे हम लोग भागे ना, कि अगर हमारे पास में कोई चीज अवेलेबल नहीं होती है तो मैं अगर उस स्टॉक को मेंटेन करके रखूंगी तो वो मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है। वो मेरी एक बैकबोन रहेगी। बट साथ के साथ में मुझे अपनी एक वेस्टेज को भी प्रिवेंट करके रखना है कि जो मैं अगर अपना पार स्टॉक मेंटेन करके रख रही हूँ उसमें मेरी कोई भी वेस्टेज ना हो या फिर जल्दी से वेस्ट होने वाली कोई चीज ना हो। तो ये सब चीजें भी कंट्रोल करना शेफ का काम होता है। देन इंश्योरिंग प्रॉपर स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट। अब जो इंग्रेडिएंट्स हमने परचेज किया हुआ है, फूड क्या होता है कि बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं चीज़ें। फूड होटल का सबसे मतलब पेरिशेबल आइटम होता है कि वो बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। एक तो वो सबसे महंगा भी होता है, स्पेशली नॉनवेज की अगर मैं बात करूँ तो, और उसके बाद में भी अगर उसकी स्टोरेज प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो वो खराब भी हो सकता है। तो इसमें आती है हमारी स्पेशली फिश हो गया, मीट, पोल्ट्री, क्रीम, आइसक्रीम एंड सोन। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, अगर हम इनको मेंटेन करके नहीं रखेंगे ना, प्रॉपर स्टोरेज हो, अगर राइट टेम्परेचर पे अगर इसको मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएंगी, जिससे हमारी फूड कॉस्ट हाई हो जाएगी। तो अगेन ये किसके काम में आता है? ये आता है हमारा हेड शेफ की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर में। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपेयरिंग द बजट एंड ऑपरेटिंग विद इन द बजट। हमने क्या करना है कि जो हेड शेफ है हमारा वो पहले बजट बनाता है अपने डिपार्टमेंट का कि मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए इतना बजट चाहिए, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। ठीक है। ज्यादा बोल दिया मैंने, मतलब 1 लाख, 10 लाख। ठीक है। मैंने ये बजट आपको बना के दे दिया कि मुझे 1 साल के लिए इतना बजट चाहिए, मुझे 1 महीने के लिए इतना बजट चाहिए, वीकली मेरा बजट इतना होना चाहिए। उसी हिसाब से मैं अपनी रिक्विजिशन, कोई फूड ऑर्डरिंग हो गया, मैं ये सब चीज़ें करूंगा। ठीक है। और मेरा बजट जो है वो कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो गया मतलब मैंने बहुत ज़्यादा एडवांस सोच लिया, कम नहीं होना चाहिए कि मेरी औकात से बाहर चला गया, कि मेरी बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए हैं। ठीक है। तो बजट प्रॉपर तरीके से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑथोराइजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इन ऑल किचन। यानी कि सब किचन में कहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड, वहाँ पर टाइम टू टाइम जाके राउंड लेना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, किसी ने अच्छे प्रॉपर तरीके से हमारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं, फूड स्टोरेज एरिया जो है वो अच्छे से मेंटेन किया हुआ नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी जिम्मेदार हमारा हेड शेफ होता है। देन आता है हमारा इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी एंड पोर्शन साइज ऑफ द डिशेज प्रोड्यूस्ड। तो हम जो डिशेस बना रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसका जो सर्विंग पोर्शन है, पोर्शन साइज है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी हम लोग कितनी दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में इंश्योर करना भी हमारे हेड शेफ की जिम्मेदारी है। देन आता है एनालाइजिंग द मेन्यू फॉर फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग डिशेज। अब इसमें क्या आता है, इस पॉइंट में हमारा आता है कि हमारी हॉट सेलिंग आइटम कौन से हैं और नॉन हॉट सेलिंग आइटम कौन से हैं। अब इसके बारे में जिम्मेदार हमारे फिर सर्विस के डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके हाथ में होता है कि वो गेस्ट के पास में जाके वो किन चीज़ों को अपसेल करना चाहते हैं। ठीक है। तो
सर्विस पर्सन ही डिसाइड करता है कि वो किन चीज़ों को हॉट सेलिंग और लो सेलिंग बनाना चाहता है। अगला पॉइंट है हम लोगों का, वो है इंश्योरिंग किचन पर्सनल एंड फूड हाइजीन, जिसमें ये जो है ये उनका मतलब बोलता है ना कि धर्म जिसे बोलते हैं कि ये मतलब जहाँ पर काम कर रहे होते हैं आप, वहाँ की साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन करना करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स फॉर स्टाफ एंड अरेंजिंग ट्रेनिंग सेशन। अब जो स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो हमारे शेफ होते हैं कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको नेक्स्ट पोजीशन के लिए जाना है, या फिर उनका कुछ किसी चीज़ को लेके हाथ खराब है, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ें, तो उनमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उनके लिए ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करवाना भी हमारे हेड शेफ की ड्यूटीज़ होती है। ठीक है, अपनी टीम के अंडर में ही आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो, ये आपके शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, so this is all about the duties and responsibility of head chef. I hope you understand my entire this discussion, and मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।